नाम है उज्ज्वला नंद जैन। मैकेनिकल सारथी में आपका स्वागत है। ये मेरा कुछ इंट्रोडक्शन है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 9 थर्मोडायनामिक्स का। लेक्चर नंबर 8 में हमने एंट्रोपी का बेसिक्स देखा था और उसके बाद एंट्रोपी का बेसिक जो प्रोसेस है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, एडियाबैटिक, नॉन एडियाबैटिक, इसमें एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम की क्या वैल्यू है ये हमने देख ली। आज हम एंट्रोपी चेंज देखेंगे अलग अलग सब्सटेंस के लिए, ठीक है। तो आज हम वो स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, ये मैकेनिकल सारथी का टेलीग्राम ग्रुप का लोगो है, जिसको भी अगर ऐड होना हो तो वो इस लोगो की हेल्प से स्कैन करके हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं, एंट्रोपी चेंज फॉर वेरियस सब्सटेंसेस। ओके, तो चलिए, एंट्रोपी चेंज फॉर वेरियस सब्सटेंस। ठीक है, देखिए इसको हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर, फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। इसका एग्जांपल रिजर्वॉयर, थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर, फेज चेंज प्रोसेस, फेज चेंज प्रोसेस। मैंने आपको कांस्टेंट टेम्परेचर में बताया था कि जिसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता उसको कांस्टेंट टेम्परेचर बोलते हैं, ये बेसिक्स। अब रिजर्वायर, जब थर्मल एनर्जी रिजर्वायर मैंने इससे पहले आपको जो बताया है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के टाइम पे, तो मैंने क्या बताया था, वो इन्फानाइट हीट कैपेसिटी है। क्यों? क्योंकि कितनी भी हीट थर्मल एनर्जी रिजर्व में डालो या निकालो, उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता। तो पहला ये हो गया। दूसरा, फाइनाइट मास, किसके लिए? इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस के लिए, सॉलिड या लिक्विड, ठीक है। सॉलिड और लिक्विड दोनों इनकम्प्रेसिबल होते हैं। और थर्ड है गैस, गैसेस के लिए, ठीक है। अब जो गैसेस को हम डिवाइड करते हैं वो 2 पार्ट में करते हैं। एक होती है आइडियल गैस, एक होगी रियल गैस। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रियल गैसेस के लिए जो एंट्रोपी चेंज है वो हम कहाँ पढ़ेंगे? थर्मोडायनामिक रिलेशनशिप, डायनामिक रिलेशनशिप में। तो थर्मोडायनामिक रिलेशन में हम पढ़ेंगे रियल गैस के लिए। आइडियल गैस के लिए हम यूज़ करते हैं TDS इक्वेशन। तो पहला TDS इक्वेशन मैंने कल आपको बताया क्या है, TDS इज इक्वल टू du प्लस PdV। सेकेंड, TDS इज इक्वल टू dH माइनस VdP। ओके, ये हम समझ गए, ये बेसिक्स। अब अलग अलग प्रोसेस के लिए या अलग अलग सब्सटेंस के लिए, अलग अलग कंडीशन के लिए अभी हम एंट्रोपी चेंज देखने वाले। तो सबसे पहला जो था वो क्या है? सबसे पहला कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए, कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज थर्मल, TER मतलब थर्मल एनर्जी रिजर्वायर या फेज चेंज प्रोसेस। फेज चेंज भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, जैसे कि 0 डिग्री वाटर
0 डिग्री स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। तो देखिए इसके लिए एंट्रोपी चेंज क्या होगी, तो एंट्रोपी चेंज इस प्रोसेस के लिए ds इज इक्वल टू डेल क्यू बाय टी। ठीक है, डायरेक्ट डेल क्यू बाय टी। ठीक है, ds इज इक्वल टू डेल क्यू बाई टी। अब जो सेकेंड केस आता है, तो फाइनाइट, अगर मास फाइनाइट है और वो इनकम्प्रेसिबल है लिक्विड या सॉलिड के लिए। ठीक है, सेकेंड कंडीशन देखते हैं अब। तो देखिए ds इसमें भी डेल क्यू बाय टी, मैंने डेल क्यू बताया था एम सी डी टी होता है, तो ds एम सी डी टी बटा टी। अब अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा S2 माइनस S1 इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन ऑफ एम सी डी टी बाई टी। ठीक है, देखिए इफ C is not a function of temperature. If C is not a function of temperature, देखिए अगर C जो है वो फंक्शन नहीं है टेम्परेचर का, तो C एंड M कांस्टेंट है, तो M एंड C बाहर आ जाएंगे, तो S2 माइनस S1 M एंड C कांस्टेंट है, dt बाई टी ये हो जाएगा। देखिए अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इफ C इज नॉट अ कांस्टेंट या फिर C इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, दोनों एक ही बात है। अगर C कांस्टेंट नहीं है, अगर वो टेम्परेचर का फंक्शन है, तो आपको ये फर्स्ट ये वाला इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा, और अगर कांस्टेंट है या टेम्परेचर का कोई टेम्परेचर पर डिपेंडेंट ही नहीं है, तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा वो चीज़। तो ये हो गया। तो देखिए ये T1 और ये T2 है, तो dt बाई टी होगा log t, तो S2 माइनस S1 टू MC log T2 बाई T1 ये हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन। ठीक है, अब थर्ड केस, एंट्रोपी चेंज फॉर आइडियल गैस। तो हम थर्ड देखेंगे आइडियल गैस के लिए। इसके टोटल 3 फॉर्मूले आएंगे, तो हम एक को डिराइव कर लेंगे और 2 को मैं लिख दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम पहले TDS इक्वेशन यूज़ करते हैं। TDS इज इक्वल टू DU प्लस PdV, ये पहला TDS इक्वेशन है। ठीक है, अब देखिए तो TDS, तो अगर यूनिट मास है, मास 1 kg है, तो DU क्या होगा, DU क्या होगा, CVDT। ये भी मैंने आपको पहले बता दिया, इंटरनल एनर्जी CVDT होगा। देखिए मास 1 मान रहे हैं, तो मतलब हम सारी प्रॉपर्टी को किसमें मान रहे हैं, मास 1 kg हम कंसिडर कर रहे हैं, तो CVDT प्लस PdV। अब जो T है उसको डिवाइड कर दे रहे हैं, तो नीचे हो जाएगी CVDT बटा T प्लस P बाय T dV। अब देखिए आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू RT, क्योंकि M हमने 1 मान लिया है, तो P बाई टी क्या होगा, P बाई टी, ये T इधर गया तो ये R बटा V, तो इसको हम पुट कर देंगे ये इक्वेशन पे P बाई टी की जगह। सो DS इज इक्वल टू CV DT बटा T प्लस R बटा V DV।
अब अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये S2 माइनस S1 CV dt बटा टी प्लस R dV बटा V। सो S2 माइनस S1 CV log T2 बटा T1 प्लस R log V2 बटा V1। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला। दो फॉर्मूले और हैं, वो भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, हम सेकेंड फॉर्मूला भी देख लेते हैं क्या है। सेकेंड फॉर्मूला क्या है, S2 माइनस S1 CV log P2 बाई P1 माइनस R log सॉरी जस्ट अ सेकेंड, यहाँ T2 बाई T1 होगा माइनस log P2 बाई P1। ये सेकेंड फॉर्मूला। ठीक है, अब थर्ड केस, इसी के लिए इसी का थर्ड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1 CP log V2 बाय V1 प्लस CV log P2 बटा P1। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद करने चाहिए और होने भी चाहिए, ज़्यादा कुछ है नहीं तीनों फॉर्मूलों में। ठीक है, अब 2-3 बार इसको लिख के देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब देखिए, गैस की अगर केस की बात करें तो एंट्रोपी के लिए 3 फॉर्मूले हमने पढ़े हैं। तो क्या ये तीनों फॉर्मूले अलग अलग रिजल्ट देंगे? तीनों फॉर्मूले के अलग अलग रिजल्ट देंगे? तो नहीं, ये तीनों फॉर्मूले एक ही रिजल्ट देंगे। क्यों? एंट्रोपी चेंज पॉइंट फंक्शन है। तो अगर S2 माइनस S1 जो एक फॉर्मूले से आ रहा है, सेम S2 माइनस S1 दूसरे फॉर्मूले से भी आएगा, क्योंकि दोनों पॉइंट फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट सेम है। ठीक है, तो S2 और S1 सेम है और ये पॉइंट फंक्शन है, किसी पाथ पे डिपेंड नहीं है। तो अब तीनों फॉर्मूले से निकालेंगे तो आंसर वही आएगा। सिर्फ 3 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए फॉर आइडियल गैस के लिए। हमने एक का डेरिवेशन देखा और 2 फॉर्मूले हमने लिखे, तो टोटल 3 फॉर्मूले आइडियल गैस के लिए आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं TS डायग्राम। TS डायग्राम के बारे में देख लेते हैं। तो हम हेडिंग डालते हैं TS डायग्राम। ओके, TS डायग्राम, टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम। ठीक है, तो देखिए, हम फर्स्ट TDS इक्वेशन अगर यूज करें तो फर्स्ट TDS इक्वेशन, पहला TDS इक्वेशन क्या है, TDS प्लस इज इक्वल टू DU प्लस PdV। ये था इफ प्रोसेस इज कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम में होगा तो dV इज इक्वल टू 0, V इज कांस्टेंट तो dV इज 0। सो इस केस के लिए TDS क्या होगा, DU के बराबर, और DU क्या है, CV dt। ये हमने पढ़ा है, DU CV dt होगा। तो देखिए, TS मतलब dt बाई ds का स्लोप निकालना है। TS मतलब dt बाई ds, T y एक्सिस पे होगा, S x एक्सिस पे होगा। ठीक है, TS x एक्सिस को S होगा और T होगा y एक्सिस पे। अब देखिए, तो हम लोग को स्लोप किसका निकालना है, dt बाई ds का। तो देखिए, dt बटा ds क्या होगा, यहाँ से dt बटा ds, तो t बाई CV होगा। और इसकी खासियत क्या है, ये स्लोप कंसीडर क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो एक केस ये हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप हमको मिल गया।
अच्छा, अब ये जो स्लोप है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो ये पॉजिटिव है क्योंकि टेम्परेचर एब्सोल्यूट है, वो पॉजिटिव होगा, और सीवी पॉजिटिव होती है, सीवी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अब अगर हम सेकेंड टीडीएस इक्वेशन लिखें, सेकेंड टीडीएस इक्वेशन, TdS is equal to TH minus VdP। और अगर हम माने इफ प्रोसेस इज कांस्टेंट प्रेशर, dP इज इक्वल टू 0। सो TdS इक्वेशन क्या हो जाएगा इस केस में? TdS इज इक्वल टू DH एंड DH इज CP dt। एंथैल्पी चेंज होता है CP dt। ठीक है, तो फिर यहाँ से dt बाय ds निकालेंगे हम स्लोप, तो वो क्या आ जाएगा? T बटा CP। अब देखिए हमारे पास दो फॉर्मूले। अच्छा, ये किस केस के लिए है? जब प्रेशर कांस्टेंट हो। ठीक है, देखिए क्या होता है आइडियल गैस के लिए कि Cp इज ग्रेटर देन Cv, Cp इज ग्रेटर देन Cv होता है। सो dt बटा ds फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप इज ग्रेटर देन dt बटा ds फॉर कांस्टेंट जहां p कांस्टेंट हो, जहां p कांस्टेंट हो, ये कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। ठीक है, ये कैसे? एक सेकेंड मैं आपको भी बताता हूं कैसे हो गया ये। देखिए यहां पे Cp डिनोमिनेटर पे है, यहां पे भी Cv न्यूमरेटर पे है। तो अगर Cv कम होगा, अगर इसकी वैल्यू कम होगी तो ये जो स्लोप है ये बढ़ जाएगा ना, क्योंकि ये डिनोमिनेटर पे है। तो इसलिए जब Cv कम है, अगर Cv अगर कम है तो इसका स्लोप, कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप ज़्यादा है कांस्टेंट प्रेशर के कंपेयर में, क्योंकि ये डिनोमिनेटर पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या इक्वेशन क्या एक डेफिनेशन लिख सकते हैं फाइनल, कि स्लोप ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम इज मोर देन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस और इन अदर वर्ड हम ये बोलते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इज मोर स्टीपर देन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कौन से प्रॉपर्टी डायग्राम में? ऑन टीएस कर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से प्रॉपर्टी कर्व की हम बात कर रहे हैं? टीएस। अब देखते हैं टीएस कर्व अलग अलग प्रोसेस के लिए। तो टीएस हम अलग अलग उसके लिए देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या है? दिस इज टी, दिस इज एस। ओके, सो अगर मैं ड्रॉ करूं इसमें कौन से प्रोसेस को हम ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले देखते हैं अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होता तो वो कैसा होता। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। जस्ट अ सेकेंड,
दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस, 1 से 2 आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ क्या है, T इज कांस्टेंट। अगर इसी कर्व में हम देखें तो ये है कौन सा प्रोसेस है, अगर ये मैं 1 2 मानूं तो दिस इज S इज इक्वल टू 0, ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। एंट्रोपी कांस्टेंट। तो आइसोथर्मल TS में कैसा बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। आइसेंट्रोपिक कैसे बनेगी, वर्टिकल लाइन। ये आपको याद होना चाहिए, वर्टिकल लाइन। ठीक है, अब हम प्लॉट करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर को। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है, T, ये S। अब अगर ये है, सो देखिए, ये अगर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस रहा, वन से 2, ठीक है। अगर ये P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो ये अगर इसका स्लोप है, स्लोप, ठीक है, दिस इज θ1, तो जो कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप होगा वो ज़्यादा होना चाहिए। तो ये कांस्टेंट 2, ये थोड़ी, इसको 3 मान लीजिए आप। ये वॉल्यूम कांस्टेंट। अगर मैं इसका स्लोप देखूं तो वो ये है θ2। ठीक है, देखिए जो स्लोप होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव हम क्या बोलते हैं कि अगर जो थीटा है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है तो वो नेगेटिव स्लोप है, 90 डिग्री से कम है तो वो पॉजिटिव स्लोप है। बट वो थीटा आप मेज़र कहाँ से करेंगे, वो पॉजिटिव वाई एक्सिस से। इसको आप खुद से लिख लीजिए, नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या है, जो थीटा है वो अगर पॉजिटिव स्लोप बोल रहे हैं तो थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, नेगेटिव स्लोप बोल रहे हैं तो थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, and theta is measured from positive x-axis. This is positive x-axis, ठीक है, this is positive y-axis, this is negative x-axis, this is negative y-axis। सो आपको इसको मेज़र कहाँ से करना होगा, यहाँ से, थीटा को इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेज़र करना होगा। ठीक है, तो ये स्लोप का कॉन्सेप्ट हो गया। एंड हमने ये देख लिया है कि कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप ज़्यादा है कांस्टेंट प्रेशर के कंपेयर पे, क्योंकि हमने डिराइव भी किया, तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इज मोर स्टीपर देन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस ऑन TS डायग्राम। ठीक है, ये हमने देख लिया। हमने अलग अलग कंडीशन के लिए देख लिया, आइडियल गैस के लिए, फाइनाइट मास के लिए, सॉलिड लिक्विड के लिए और कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए, और TS डायग्राम को हमने ड्रॉ किया। ठीक है, अलग अलग प्रोसेस। ठीक है, अब हम अगला एक प्रैक्टिकल कुछ केसेस देखते हैं कि ये एंट्रोपी चेंज हम इवेल्युएट कैसे करेंगे। कुछ प्रैक्टिकल केसेस। ठीक है, पहला केस मान लेते हैं हम। ठीक है, ये एक रूम है, ठीक है, जिसे आपने इंसुलेट कर दिया है। इंसुलेट मतलब देयर इज नो हीट ट्रांसफर। ठीक है, देयर इज नो हीट ट्रांसफर। अब आपने इसमें
एक कॉइल लगाई, ठीक है, और यहाँ से आपने करंट दिया, आई करंट है, यहाँ पे है गैस, ठीक है। सो ये ठीक है, तो देखिए ये जो है ये बाउंड्री वन में है, इसको मान लेता हूँ। बाउंड्री वन, दिस इज बाउंड्री टू। ठीक है, ये बाउंड्री वन बाउंड्री टू। अब हम समझते हैं क्या, देखिए बाउंड्री वन में बाउंड्री अगर वन की हम बात करें कि बाउंड्री वन में क्या ट्रांसफर हुआ, तो क्या हीट ट्रांसफर हुआ? नहीं, हीट ट्रांसफर नहीं हुआ। वर्क ट्रांसफर हुआ? यस। जो करंट है वो वर्क के फॉर्म पे होगा, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, आई स्क्वायर आर टी। ये वर्क के फॉर्म पे ट्रांसफर हुआ, वी आई के फॉर्म पे, ठीक है, पावर वी आई, और वी आई टी अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एनर्जी ट्रांसफर होगा। एनर्जी इज इन जूल, पावर इज इन वॉट, ये दोनों। अब क्या इस बाउंड्री से एंट्रोपी ट्रांसफर हुई? एंट्रोपी, तो एंट्रोपी ट्रांसफर नहीं हुई, क्योंकि उस बाउंड्री को क्रॉस हाई ग्रेड एनर्जी कर रही है, तो उसमें एंट्रोपी ट्रांसफर नहीं हुई। इस आई के साथ, हाई ग्रेड एनर्जी के साथ एंट्रोपी जीरो एसोसिएट होगी, क्योंकि हाई ग्रेड एनर्जी है। हाई ग्रेड एनर्जी के साथ एंट्रोपी एसोसिएट नहीं होती, एंट्रोपी लो ग्रेड हीट के साथ एसोसिएट होती है। एंट्रोपी चेंज हीट के साथ एसोसिएट होता है, हाई ग्रेड एनर्जी के साथ नहीं होता, तो एंट्रोपी से नहीं जाएगी सिस्टम पे। अब बाउंड्री टू देख लेते हैं हम एक बार, बड़ी इंटरेस्टिंग बाउंड्री टू है। बाउंड्री टू, क्या हीट ट्रांसफर हुई बाउंड्री टू पे? हाँ, हीट ट्रांसफर होगी, ये फिलामेंट गर्म होगा और ये हीट देगा, तो हीट ट्रांसफर हुई। क्या वर्क ट्रांसफर होगा? तो वर्क ट्रांसफर नहीं होगा, जीरो, नो वर्क ट्रांसफर। वर्क बाउंड्री वन से आए करंट, बाउंड्री टू में कोई करंट नहीं है। आप देखो इस बाउंड्री टू में क्या कोई करंट ट्रांसफर हो रहा है? कोई हाई ग्रेड एनर्जी ट्रांसफर वर्क के फॉर्म पे हो रही? नहीं। हीट ज़रूर फिलामेंट के कारण इसमें जा रहा है, ठीक है। क्या एंट्रोपी चेंज होगी? एंट्रोपी, हीट ट्रांसफर हो रहा है, हीट के साथ एंट्रोपी एसोसिएट होती है, हीट के साथ एंट्रोपी एसोसिएट होती है, ठीक है। तो अब अगर हम इसको पूरे को सिस्टम कंसिडर करें और यहाँ पे फर्स्ट लॉ लगाएं, ठीक है, मैं आपको फर्स्ट और सेकंड लॉ का एप्लीकेशन साथ में बता रहा हूँ कि वो कैसे यूज़ किया जाता है। अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको एप्लीकेशन पोर्शन समझ आए फर्स्ट और सेकंड लॉ का कंबाइंड, ठीक है। डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, डेल डब्ल्यू मान लेते हैं इसको। अब आपको अच्छे से एक चीज समझ आएगी, देखिए क्या कोई हीट ट्रांसफर हो रही है? एडियाबैटिक प्रोसेस है, सिस्टम बाउंड्री वन एडियाबैटिक है, बाउंड्री वन एडियाबैटिक है, ठीक है। अब देखिए डेल डब्ल्यू हमने दो तरीके से पढ़े थे, एक बाउंड्री वर्क, अब आपको समझ आ रहा होगा धीरे धीरे, एक अदर वर्क। क्या यहाँ बाउंड्री वर्क ट्रांसफर हो रहा है? क्या बाउंड्री मूव हो रही है या बाउंड्री का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है?
पीडीवी वर्क मिल रहा है आपको, नहीं, ये कांस्टेंट वॉल्यूम की तरह भी प्रोसेस है क्योंकि वो रूम फिक्स्ड है वॉल्यूम। सो ये 0। अदर वर्क 2 पार्ट में था, शाफ्ट वर्क या इलेक्ट्रिक वर्क। क्या कोई शाफ्ट लगी हुई है? नहीं, कोई शाफ्ट नहीं लगी हुई है, एक फिलामेंट लगा हुआ है। इलेक्ट्रिक वर्क, कोई इलेक्ट्रिक ट्रांसफर हो रहा है? हाँ, करंट ट्रांसफर हो रहा है सर। सो ये अगर वर्क के फॉर्म पे जूल में मैं बात करूं तो ये I²R_T, वेयर I इज करंट ट्रांसफर, R रेजिस्टेंस ऑफ दैट फिलामेंट। ठीक है, तो ये जरूर लग रहा है। तो डेल डब्ल्यू की किसके बराबर हो जाएगा अब इस केस में? सिर्फ इलेक्ट्रिक वर्क के बराबर। सो 0 इज इक्वल टू ये हीट ट्रांसफर 0 du। अब हीट टू द सिस्टम है या बाय द सिस्टम है? आई मीन वर्क ट्रांसफर, वर्क ऑन द सिस्टम ट्रांसफर हो रहा है या वर्क बाय द सिस्टम ट्रांसफर हो रहा है? तो वर्क हम सिस्टम पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो नेगेटिव। तो I²RT जूल के लिए। सो du इज इक्वल टू I²RT। अब du क्या होगा? mCV T फाइनल माइनस T इनिशियल इज इक्वल टू I²RT। सो यहां पे ये गिवन होगा इनिशियल टेम्परेचर उस रूम की, फाइनल टेम्परेचर भी गिवन आपको निकालना होगा, तो फाइनल कैलकुलेट। ठीक है, फाइनल आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? अप्रोक्सीमेट m/v इज इक्वल टू डेंसिटी, कॉन्स्टेंट मान लेना, और m जो होगा रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ दैट रूम। ठीक है, T फाइनल, तो यहां से T फाइनल कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं ना आपको, ये वाला क्वेश्चन, ये मुझसे ही इंटरव्यू में पूछे थे, इसरो के इंटरव्यू पे। इसरो का जब मेरा इंटरव्यू था तो मुझसे भी यही क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, शायद ये मेरा सेकंड नंबर का क्वेश्चन था उनके द्वारा। तो ये मुझसे ही इसरो में क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में, ये वाला। तो यहाँ से फाइनल टेम्परेचर निकाल लेंगे। ठीक है, TF निकल गया। अच्छा, अब डेल एस ऑफ यूनिवर्स अगर आपको बोले निकालने, डेल एस ऑफ यूनिवर्स, सो वो होता है डेल एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल एस ऑफ सराउंडिंग। तो यहां पे सराउंडिंग में कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रही, तो ये 0 हो जाएगा। प्रोसेस एडियाबैटिक है, तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कोई इंटरेक्शन नहीं है हीट का। तो डेल एस ऑफ सराउंडिंग 0, डेल एस ऑफ सिस्टम क्या होगी? डेल एस ऑफ सिस्टम क्या होगी? जो अंदर सब्सटेंस है, ठीक है, अगर वो गैस है, सो एंट्रोपी चेंज क्या होगी? m मास CV log T फाइनल अपॉन T इनिशियल प्लस R log V फाइनल अपॉन V इनिशियल, यही होगा ना एंट्रोपी चेंज। मास से क्यों मल्टीप्लाई कर दिया? क्योंकि मैंने बताया था इसमें आपने मास, इस फॉर्मूले में अपने मास को 1 किया था, तो मास m मल्टीप्लाई आप कर देंगे। ठीक है, अब आप मेरे को बताइए, जो रूम है, वो जो रूम है उसका साइज इनिशियल और फाइनल में चेंज हुआ क्या? नहीं, जो रूम का साइज है वो कांस्टेंट वॉल्यूम है, रूम का साइज कांस्टेंट वॉल्यूम है। ठीक है, सो V फाइनल इज इक्वल टू V इनिशियल, दोनों सेम होगा, एज साइज ऑफ रूम इज फिक्स्ड, या रूम बोल लीजिए, या रिजिड वेसल का मतलब भी वही होता है, रिजिड वेसल। रिजिड मतलब जो डिफॉर्म नहीं होगी,
तो अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम पहले रहेगा तो हमेशा 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ही उसका रहेगा। रिजिड मतलब ही वो होता है कि जिसका डिफॉर्मेशन ना हो, ठीक है। तो डेल एस ऑफ यूनिवर्स सराउंडिंग जीरो हो गया, सिर्फ सिस्टम होगा, तो एम सी वी लॉग टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल, क्योंकि वी फाइनल वी इनिशियल जीरो तो लॉग 1 की वैल्यू जीरो होती है, तो ये फाइनल आपका इस केस के लिए आया। अब देखिए वी फाइन टी टेम्परेचर फाइनल आपने निकाल लिया है ये फर्स्ट लॉ की हेल्प से, ठीक है, आपने ये निकाल लिया है फर्स्ट लॉ की हेल्प से। सो यहाँ से आपका ये सेकेंड लॉ आपने लगाया, एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट, सेकेंड लॉ का कॉन्सेप्ट। फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ का कंबाइंड एप्लीकेशन इस तरह लगता है, और ये इंटरव्यू का ही क्वेश्चन है, इसरो के इंटरव्यू का क्वेश्चन है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, और बीच बीच में मैं इस तरह से भी आपको जहाँ एप्लीकेशन का पोर्शन होगा मैं बीच बीच में एक चीज़ बता दूंगा आपको, ताकि वो पूरा कॉन्सेप्ट आपको एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है, ओके, चलिए बाय।